हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका प्रकाश यानी कि लाइट का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म यानी कि जो प्रिज्म है इसके द्वारा डिस्पर्सन हम पढ़ेंगे, वो भी लाइट का। तो इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था कि प्रिज्म क्या है। एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बना है, और उसके जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं यानी कि जो उसके दो अपवर्तक तल हैं वो कैसे हैं, आपके रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं यानी कि आयताकार हैं, और नीचे एक बेस होता है वो भी कैसा होता है, आयताकार, और फ्रंट और उसका जो बैक पोर्शन होता है वो ट्रायंगुलर शेप यानी कि त्रिभुज के आकार का होता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रकाश का जो अपवर्तन है वो एक सरफेस से तो होता है, बाकी फिर अंदर जाने के बाद दूसरे सरफेस से भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है, दो सरफेस से होते हैं, और दोनों के दोनों सरफेस किसी एक एंगल पर आपस में क्या होते हैं, वहाँ पे होते हैं, मतलब दोनों के दोनों एंगल दोनों के दोनों सरफेस एक एंगल पर टिके होते हैं, और उस एंगल को हम कहते हैं प्रिज्म कोण यानी कि प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहा जाता है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने आपको ये भी बात बताई थी कि अगर पहले सरफेस पे हम लाइट को इंसिडेंस कराएं तो उसका रिफ्रैक्शन होगा और वो लाइट अंदर इंटर करेगी यानी कि ग्लास मीडियम में यानी कि कांच के माध्यम में इंटर करेगा, क्योंकि जो प्रिज्म है वो ग्लास का बनाया जाता है, और ग्लास आपके दो तरीके के हैं, एक है फ्लिंट ग्लास, एक है क्राउन ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो आपका कितना होता है, ज़्यादा होता है देन क्राउन ग्लास। तो क्राउन ग्लास से ज़्यादा है अपवर्तनांक, इसलिए अगर डेविएशन यानी कि विचलन की बात करें तो मैंने बताया था कि क्राउन ग्लास में डेविएशन कम होता है, वहीं पे फ्लिंट ग्लास में डेविएशन ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बात हमने बताई थी कि लाइट इंसिडेंस की पहले सरफेस पे प्रिज्म के अंदर इंटर किया और उसके बाद दूसरे सरफेस से टकराने के बाद वो फिर से प्रिज्म से बाहर चला गया। तो जो लाइट पहले सरफेस पे इंसिडेंस किया उसको हमने नाम दिया था इंसिडेंस रे, लेकिन जो लाइट यानी कि जो प्रकाश की किरण दूसरे सरफेस यानी कि दूसरी सतह से निकली थी उसको हमने नाम क्या दिया था, उसको नाम दिया था इमर्जेंस रे नाम दिया था, और उसको हम बोलते हैं निर्गत किरण यानी कि इमर्जेंस रे का नाम दिया था, जिसको हमने कई अलग अलग टर्म से भी लिखा था। साथ ही साथ यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसको हमने ए से डिनोट किया, आई को हमने क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल ई को क्या बोला था, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहीं पे एक सिंबल था यानी कि एक चिन्ह भी बनाया था जिसको हमने डेल्टा से डिनोट किया था, और डेल्टा का मतलब होता है विचलन यानी कि डेविएशन। ठीक है। तो डेविएशन का मतलब हमने आपको क्लियर किया था कि कोई भी प्रकाश की किरण अपने पाथ से कितना विचलित हो गई, यानी कि एक्चुअल में जा ऐसे रही थी फिर मुड़ के ऐसे चला गया, तो जितना घुमाव हुआ यानी कि जो ओरिजिनल पाथ है उससे ना जाकर के दूसरे पाथ से जाके वो निकली है, तो जितना जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है यानी कि जो निकल रहा है उसमें से, तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और इसी बेसिस पर हमें आज पढ़ना क्या है, आज हमें ये पढ़ना है कि डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म कैसे होता है। तो चलिए हम बात करेंगे डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म यानी कि प्रिज्म द्वारा डिस्पर्सन हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहली बात यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है। चलिए डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म, तो यहां पे सबसे पहले इसको कहते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकीर्णन। ठीक है। प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स
ठीक है, मतलब सीधी सी बात, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। इसका मतलब है कि जो श्वेत प्रकाश की किरण है, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण का, श्वेत प्रकाश की किरण का कितने रंगों में, कितने रंगों में, 7 रंगों में बंटना, 7 रंगों में बट जाना, ठीक है, बट जाना, ठीक है, यही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। अगर हम व्हाइट लाइट की बात करें तो इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ऐसे ही कितने भी कलर कॉम्बिनेशन हो, अगर हमको प्रिज्म के थ्रू भेजें तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी कि वो अपने स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि बट जाएंगे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट में अगर श्वेत प्रकाश की किरण है, यानी कि व्हाइट लाइट है, जो सनलाइट है, आपका जो सनलाइट होता है वो कैसा होता है, व्हाइट लाइट है, यानी कि श्वेत प्रकाश की किरण है, व्हाइट लाइट रे है, तो वो जो रे है वो क्या होती है, डिस्पर्सिव हो जाती है, यानी कि डिस्पर्सन हो जाता है उसका, अर्थात प्रिज्म द्वारा उसका प्रकीर्णन होता है, जिससे वो प्रकाश की किरण 7 रंगों में बट जाती है, ठीक है। तो चलिए कैसे हम इसको देखेंगे। सबसे पहले श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों में बट जाती है, 7 रंगों में, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो यहां पर एक हमने बनाया प्रिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रिज्म बनाने के लिए एक ट्रायंगुलर शेप में ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम प्रिज्म का नाम देंगे। प्रकाश की किरण हमने भेजी यहाँ पे, और जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ पे इंसिडेंस किया। ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, यानी कि इसको अगर हिंदी में नाम दें तो इसको हम क्या नाम देते हैं, श्वेत प्रकाश। जहाँ पे श्वेत प्रकाश इंसिडेंस किया, यानी कि आपतित किया, वहीं पे हम क्या खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं। बट इसको मैं पहले बता चुका हूं, तो अब नॉर्मल यहाँ पे हम खींच देते हैं आपके समझने के लिए, क्योंकि नॉर्मल यानी कि जो अभिलंब है वो हमेशा सतह के 90 डिग्री पर होता है। तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे 90 डिग्री पे, यानी कि ये नॉर्मल है। और आपको पता है प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि कांच के प्रिज्म में जा रहा है, यानी कि ये ग्लास है, यानी कि कांच का प्रिज्म है। तो इसमें जब प्रकाश की किरण इंटर करता है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, और जब अभिलंब की तरफ ये झुकेगा तो उसी समय ये स्प्लिट भी कर जाएगा अपने रंगों में, ठीक है। तो आपको पता है कि जो श्वेत प्रकाश की किरण है उसमें 7 रंग होते हैं, और 7 रंग कैसे होते हैं, ऐसे लिख रहा हूं, VIBGYOR, जिसको हम पढ़ते हैं विबग्योर। क्या पढ़ते हैं, विबग्योर पढ़ते हैं, विबग्योर, ठीक है, ये पढ़ा जाता है। विबग्योर में VIBGYOR, यहाँ पे V का मतलब वायलेट कलर, वायलेट, देन आपका इंडिगो, फिर ब्लू कलर, ग्रीन, ये कैसा है आपका, येलो, ऑरेंज, एंड देन नारंगी, ठीक है। इसको हिंदी में यानी कि ऑरेंज को हम नारंगी बोलते हैं, और यहाँ पे ये आर का मतलब ये रेड हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसको अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो बैनी या पिनाला भी पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में बैनी, ठीक है, या इंडिगो, बैआनी, ठीक है, बैनी आ पिनाला, ठीक है, ये भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, इंग्लिश टर्म्स आपके लिए बहुत ही परफेक्ट आएंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, ब्लू को आसमानी मानते हैं, तो आसमानी मानते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे आ पहले आता है, लेकिन इंडिगो को नीला मानते हैं तो उस हिसाब से आपका अगर देखें तो इंडिगो नीला हो गया। कुछ लोग बैआनी पिनाला बोलते हैं इसको, तो हिंदी वर्ड आप हटा दीजिए, हिंदी वर्ड के लिए नहीं। आप अगर देखें तो विबग्योर याद रखिए, विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, फिर आपका क्या है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऐसे करके है जिसको हम विबग्योर कहते हैं। तो प्रकाश की किरण में अगर देखेंगे सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वायलेट है, तो ये दो हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, एक रेड वाला और एक वायलेट वाला, ठीक है, ये रेड और एक वायलेट, दोनों इंसिडेंस कर रहे हैं, और जहां पे वो इंसिडेंस करेंगे वहां पर हमने एक नॉर्मल बना दिया। ये नॉर्मल इस इंसिडेंस रे के लिए हो गया,
और ये नॉर्मल इस इंसिडेंस रे के लिए हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि रेयर से फिर कहाँ, सॉरी डेंसर से फिर कहाँ जा रहा है, रेयर में प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर जाएगी, तो ये अभिलंब से मान लीजिए दूर चला गया, और ऐसे ही ये भी अभिलंब से दूर चली गई। ठीक है, तो ये इसका पाथ हुआ प्रकाश की किरण का, ये जो आप देख रहे हैं ये पाथ हुआ ऐसे। और यहाँ पे स्क्रीन है, और इस स्क्रीन में ये सबसे जहाँ पे ये और ये कट कर रहे हैं, यहाँ पे V मिला और यहाँ पे R मिला, तो ये V हो गया यानी कि वायलेट, और ऊपर R मिला, और बीच में इनके जो अलग जो कलर होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, जिनको हम विब ग्योर के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट यहाँ पे हमने दिखाया। डिस्पर्सन ऑफ लाइट अगर आपकी क्लियर है तो यहाँ पे मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको प्रिज्म द्वारा डिस्पर्सन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने जैसा कि आपको बताया व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों में बट गई। ठीक है, और इसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। हुआ कैसे, आपको यहाँ पता है कि व्हाइट लाइट कहाँ से किस मीडियम से आ रही है, एयर के माध्यम से, और एयर कैसा होता है, विरल। तो विरल से कहाँ जा रहा है, ग्लास यानी कि सघन माध्यम में, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। तो अभिलंब से अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और यहीं पर ही प्रकाश क्या हो गया, अपने रंगों में बढ़ जाएगा। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया रेड, और नीचे क्या हो गया, ये हो गया वायलेट। ठीक, तो रेड वाला प्रकाश की किरण जब इस सरफेस पे पड़ेगा तो वो अब अभिलंब से दूर हो जाएगा, क्योंकि अब डेंसर से किधर जा रहा है, रेयर के केस में। तो ये आपका रेड प्रकाश की किरण, और ये कैसा है, वायलेट। स्क्रीन है, ये स्क्रीन यानी कि पर्दा, पर्दे पे आपको रंग के एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विब्योर से डिसाइड करते हैं, जो आपका क्रम ये है, मतलब ये इसका ऑर्डर है। क्लियर? तो यहाँ पे ये हुआ डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि प्रकाश द्वारा कलर का बटना। ठीक है, यानी कि श्वेत प्रकाश का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में बट जाना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। क्लियर? अब आपका इसी में कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को भी हम बताते हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर क्या है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर जानने के लिए आपको सबसे पहले विचलन पता होना चाहिए, यानी कि डेविएशन कलर्स में हुआ तो कितना हुआ। तो यहाँ पे डेविएशन चलिए हम देख लेते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझिए। बीच में कौन सा कलर है, मान लेते हैं येलो कलर है। ठीक है, ये कौन सा कलर है, येलो कलर, ये बीच वाला मैं मान लेता हूँ। तो बीच में मैं सिर्फ यहाँ पे येलो कलर दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, क्योंकि मीडियन कलर येलो माना जाता है विब्योर के बीच का। तो एक और प्रकाश की किरण यहाँ से निकालते हैं, वो यहाँ से टकराएगा, और इसका भी अगर नॉर्मल खींचेंगे तो ये 90 डिग्री पे होगा, जो अभिलंब से दूर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे जाके टकराएगा। तो ये येलो वाला हो गया, यानी कि अगर देखें तो पीले रंग का प्रकाश का किरण। अब इनका हम डेविएशन कितना बनेगा वो देखते हैं। तो चलिए, जो ओरिजिनल पाथ था जहां से व्हाइट लाइट इंसिडेंस किया पहले सरफेस पे, ये पहला सरफेस, और ये कौन सा सरफेस, दूसरा सरफेस। तो जहां पे इंसिडेंस किया, इस लाइट की रे को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने इसके ओरिजिनल पाथ को इस प्रिज्म के अंदर आगे बढ़ाया, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। अगर प्रकाश प्रिज्म सीधे ना होता या प्रिज्म बीच में ना आता तो प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती। यहीं पे इस कलर को हमने पीछे बढ़ाया, किसको, रेड वाले को। देन हमने आपके वायलेट कलर को भी पीछे बढ़ाया, तो ये येलो कलर वाला हो गया, और साथ ही साथ वायलेट कलर को भी हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया, ये हो गया। जहां पे आप देखेंगे एंगल, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल पाथ है, लेकिन रेड वाला प्रकाश की किरण ऐसे ना जाके कुछ एंगल मुड़ के ऐसे जा रहा है। तो ये जो विचलन आ रहा है, इधर वाला विचलन, इसको हम कहते हैं डेल्टा आर, यानी कि रेड रंग, यानी कि जो लाल रंग का प्रकाश किरण है वो अपने ओरिजिनल यानी कि व्हाइट लाइट की जो पाथ थी उससे विचलित हो गया। कितना विचलित हुआ, इसको बोलते हैं लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर लाइट। ठीक है, दूसरा जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये येलो वाला, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा वाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन येलो वाले कलर और ओरिजिनल पाथ के बीच में बना है। वहीं पे ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं,
तो इसको हम कहते हैं, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं डेल्टा वी, ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए है, वायलेट कलर के लिए। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में हुआ है, वायलेट कलर में हुआ है। यानी कि अगर हम ऑर्डर देखें डेल्टा वी, डेल्टा वाई और डेल्टा आर में, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन वी में, देन वाई में, और सबसे कम किस में हुआ है, डेल्टा आर में हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, डेविएशन का ये क्रम है, और डेविएशन का क्रम यानी कि विचलन कोण जो है उसका जो क्रम है वो कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। वायलेट का विचलन कोण सबसे ज़्यादा है, यानी कि अगर देखें तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण सबसे ज़्यादा है, रेड रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है। अब यहीं पे जो टर्म है उस टर्म को समझ लेते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। तो चलिए टर्म समझ लेते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन, और साथ ही साथ यहीं पे हम बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर की। तो एंगुलर डिस्पर्सन जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। थीटा का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये जो डेल्टा वी है, जितना एंगल यहाँ बन रहा है, और डेल्टा आर जो जितना एंगल यहाँ बन रहा है, तो डेल्टा वी और डेल्टा आर अगर हम माइनस करें तो जितना पोर्शन बच रहा है किसके किसके बीच, V और R के बीच, ये जितना पोर्शन बच रहा है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। ये जितना पोर्शन बच रहा है एंगल का उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। यानी कि उनके बीच कितना डिफरेंस है एंगल का, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। और इसी को अगर हम थोड़ा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में रखना चाहें, या इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहें, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू NV माइनस NR इंटू ए, यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू NV माइनस NR इंटू ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, ठीक है। यहीं पे माइनस करके लिखा है NR यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, और यहाँ पे जो A है इसको हम A यहाँ पे डिनोट करेंगे क्योंकि इसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल यानी कि प्रिज्म कोण कहते हैं। क्लियर, तो प्रिज्म कोण दिया गया है, साथ ही साथ एंगुलर डिस्पर्सन, और यहाँ पे थीटा यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन का अगर हम विचलन कोण के बेसिस पर यानी कि डेविएशन एंगल के बेसिस पे देखें तो डेविएशन एंगल वो भी किसके किसके बीच, वायलेट और रेड के बीच जो डेविएशन एंगल है उसका डिफरेंस आप देख लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। चलिए यहीं से अब बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर की, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं डिस्पर्सिव पावर को, ओमेगा से। तो अगला जो है इसी में उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा इक्वल टू होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ओमेगा इक्वल टू होता है जो एंगुलर डिस्पर्सन है, यानी कि जो एंगुलर डिस्पर्सन जो थीटा है उसको हम मीडियन कलर यानी कि जो येलो कलर है यानी कि जो पीले रंग की प्रकाश की ग्रेड है उससे हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यानी कि उसके अगर हम डेविएशन से डिवाइड कर दें, एंगल ऑफ डेविएशन से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। यानी कि यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू देखें तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन डेल्टा वाई। वाई मतलब यहाँ पे येलो कलर का डिस्पर्सिव नहीं, येलो कलर का एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी कि पीले रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण, ठीक है। और इसी को और मॉडिफाई करें तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जैसा कि अभी लिखा है, अपॉन डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। यहीं पे ओमेगा इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन वी माइनस एन आर भी लिख सकते हैं, इंटू ए लिख सकते हैं ऊपर वाले को, और नीचे क्या लिख सकते हैं, एन वाई माइनस
1 भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ny-1 इंटू ए। और ये फॉर्मूला जो मैंने बताया है, ध्यान से सुनिए, ये मैंने बताया है डेल्टा के फॉर्मूले में। डेल्टा m इक्वल टू होता है n-1 इंटू ए। इससे पहले के लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला बताया है। तो डेल्टा मीडियम m का मतलब होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण। और न्यूनतम विचलन कोण आपको डेल्टा m यहाँ से पता चलता है n-1 इंटू ए। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगर हम किसी भी कलर के लिए लिखना चाहें, जैसे वायलेट के लिए लिखें, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे ये भी किसका लेंगे, वायलेट कलर का लेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर मान लो येलो कलर का लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर का लिखेंगे। तो उसी बेसिस पर हमने इस फॉर्मूले को तोड़ दिया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू मिलेगा NB माइनस NR अपॉन NY-1, ये भी फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला आपका ये भी है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा Y, ठीक है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्लियर वे में आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर समझ गए। अच्छा, डिस्पर्सिव पावर अगर हम येलो का हम क्या निकालना चाहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहिए। भाई डिस्पर्सिव पावर अगर देखें तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, येलो का रखा गया है। और येलो कलर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए निकालने के लिए, येलो कलर के लिए। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NV प्लस NR डिवाइडेड बाई 2 कर दो। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर हम येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पीले कलर के लिए होता है वो क्या होता है, येलो, वायलेट यानी कि वैगनी, और रेड यानी कि लाल रंग का क्या होता है, औसत होता है, यानी कि उसका मीडियन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अगर बात करें एंगुलर डिस्पर्सन की, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो एंगुलर डिस्पर्सन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, n और a पे डिपेंड करता है। ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी सुनिए। कैसे हमने बोल दिया प्रिज्म एंगल पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है इसमें अगर फाइनल फार्मूला देखिए तो फाइनल फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है और प्रिज्म एंगल भी है। तो जो डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन है यानी कि कोणीय प्रकीर्णन है, तो कोणीय प्रकीर्णन किस पे डिपेंड करता है, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करता है। वहीं पे अगर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, डिस्पर्सिव पावर की, तो जो डिस्पर्सिव पावर है वो सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जैसा कि आपको लास्ट वाले फॉर्मूले में देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है अलग अलग कलर के लिए, वायलेट, रेड एंड येलो, बट वहां पे ए कहीं पे मेंशन नहीं किया गया जो फाइनल फॉर्मूला आपको गेट हुआ है। लेकिन इससे पहले फॉर्मूले में, ठीक है, यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका डिस्पर्सिव पावर है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि बात करें तो अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, वो भी किसके, माध्यम के, अर्थात माध्यम यानी कि जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहीं पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब हमको पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जो लाइट किसी अगर मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो विभिन्न प्रकार के, अगर वहाँ पे देखें तो विभिन्न प्रकार के दिशाओं में, यानी कि विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। यहाँ पे अगर हम बोलें तो डिस्पर्सन को विकिरण भी कहते हैं, प्रकाश का विकिरण, ठीक है। तो प्रकाश का विकिरण भी है और साथ ही साथ प्रकाश का प्रकीर्णन भी है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो उसको प्रकाश का विकिरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अगर देखें तो प्रकाश जो है यानी कि जो लाइट है वो अपने अगर वो किसी मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है तो वहाँ से वो डिफरेंट दिशाओं में, यानी कि सभी दिशाओं में, लगभग सभी दिशाओं में प्रकाश जो है वो किसी भी पार्टिकल से अगर टकराती है, किसी भी पार्टिकल पर इंसिडेंस करती है, तो वो डिफरेंट दिशाओं में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसको हम दूसरे फॉर्म से भी पढ़ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम आफ्टर एब्जॉर्बिंग इनकमिंग लाइट रेडिएशंस
emits them in all directions। मतलब अगर हम बात करें किसी माध्यम का जो मॉलिक्यूल है यानी कि किसी माध्यम का जो अणु है वो उसके ऊपर गिरने वाले प्रकाश को तो एब्जॉर्ब कर लेता है यानी कि अवशोषित कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो उस लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में यानी कि ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में एमिट भी कर देता है यानी कि उत्सर्जित कर देता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसके लिए एक रेली साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अपना फॉर्मूला दिया था जिसमें बोला था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट। तो हम अगला टॉपिक बात करने जा रहे हैं रेली लॉ का, या रैले का नियम भी कहते हैं उसको, स्कैटरिंग के लिए, प्रकीर्णन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मैंने बताया क्या होता है कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम ये लाइट को यानी कि प्रकाश को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एमिट्स इन ऑल डायरेक्शन यानी कि सभी दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं। इसी घटना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक साइंटिस्ट हैं जिनको रैले भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैले, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, रैले इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट यानी कि जो लाइट स्कैटर करता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। जो लाइट स्कैटर्ड हुआ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा की पावर 4 यानी कि जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के फोर्थ यानी कि चतुर्थ घात के व्युत प्रमाणपाती होता है। तो ऐसे जो प्रकाश का वेवलेंथ है लेम्डा की पावर 4, यहाँ पे लेम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें अकॉर्डिंग टू रेलिग, तो या रेलिग या रैले बोलते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर्ड हो गई यानी कि जो हर डायरेक्शन में इमिट कर गई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो टोटल के डायरेक्टली बोलेंगे 1 लेम्डा की पावर 4, और वहीं पे अगर इनवर्सली बोलेंगे तो इनवर्सली में सिर्फ लेम्डा की पावर 4 यानी कि वेवलेंथ की जो क्वाड्रेटिक पावर है या क्वाड्र पावर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। ठीक, यहीं पे अब हम बात करेंगे रेनबो की। तो रेनबो में एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ही जो पानी की बूंदें हैं उनसे लाइट क्या होता है, उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके थ्रू क्या रेनबो बनता है। ठीक है, तो रेनबो की घटना में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रोल है यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए हम समझ लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। और यहीं पर सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो बता दें हम आपको। सबसे पहला कंडीशन, प्रकाश की जो किरण है यानी कि जो लाइट रे है, जो लाइट रे है ये आपका कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, जो प्रकाश की किरण है उसको कहाँ से कहाँ जाना है, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम यानी कि सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अगर
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो प्रकाश की किरण को सघन से कहाँ जाना होगा, विरल माध्यम में। ठीक है, दूसरी चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन IC, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए कि लाइट रे को डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से, जिसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। अब यहाँ पे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम 3 डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको एक रिफ्लेक्शन भी समझ में आएगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी समझ में आएगा, पूर्णांतिक परावर्तन, और साथ ही साथ क्रांतिक कोण भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये दो सिचुएशंस तो आपने समझ लिए। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आप 3 डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो चलिए 3 डायग्राम्स कैसे होने चाहिए समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये 3 डायग्राम हैं और ये मैं उसका इंटरफेस बना रहा हूँ। इंटरफेस मतलब दोनों माध्यमों को जो अलग करेगा, तो ये इंटरफेस हो गया। ठीक है, इधर का माध्यम डेंसर है तीनों सिचुएशंस में, और इधर का माध्यम रेयरर है, यानी कि ये एक ऐसा माध्यम है सघन माध्यम है, ये एक ऐसा माध्यम है सघन माध्यम है, और ये एक ऐसा माध्यम है विरल माध्यम है। ठीक है, तो अगर ये 3 सिचुएशंस आप देखें तो इसमें प्रकाश की किरण को पहले मैं सघन से कहाँ भेज रहा हूँ, विरल में। तो प्रकाश की किरण मान लेते हैं सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में। ठीक, और यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास नीचे वाला माध्यम क्या है, पानी का, और ऊपर का माध्यम क्या है, एयर का। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो नीचे माध्यम है पानी और ऊपर क्या है, एयर, यानी कि वायु। ठीक है, ठीक, एयर हो गया, ये कैसा हो गया, वाटर। चलिए प्रकाश की किरण डेंसर से मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, तो सरफेस से टकराएगा, और सरफेस पे टकराएगा तो आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे, और डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से अबे चला जाएगा। यानी कि मान लीजिए हमने प्रकाश की किरण को ऐसे भेज दिया, सिचुएशन नंबर 1। और ऐसे केस में इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल I, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल R। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस एंगल और इस एंगल, ये अगर ऐसे लाइट जाती तो ये एंगल आपस में बराबर होते, बट ये बढ़ गया, तो इस समय में R जो है वो I से ज़्यादा होगा। अब अगर हम नेक्स्ट जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसकी बात हम सोचते हैं इस पहले से, यानी कि ये जो पहला डायग्राम था इससे हम सोचते हैं। चलिए सोचते हैं, क्या सोचना है समझते हैं। अगर हम इस इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाएं मतलब नॉर्मल से अवे करते जाएं, तो इधर जो रिफ्रैक्शन एंगल है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, ये भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, ये समझिए ये अभी का सिचुएशन है, जैसे जैसे हम इस एंगल को बढ़ाएंगे, ये वाला एंगल जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये रिफ्रैक्शन का एंगल भी बढ़ता जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन कोण है, वो इंटरफेस को टच करते हुए चला जाएगा। तो उस सिचुएशन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, जहां से टकराया वहां पे नॉर्मल खींचा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। और ऐसे समय में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है जिसका, यानी कि अपवर्तित किरण, वो सतह यानी कि ये इंटरफेस को टच करते हुए जा रही है। तो ये इस सतह यानी कि इंटरफेस को टच करते हुए जा रही है, ऐसे मैंने बना दिया। एंगल ऑफ ये आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई, और अपवर्तित किरण जो है वो किससे होके जा रही है, इस इंटरफेस को टच करते हुए सीधे जा रही है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ये एंगल भी बढ़ जाएगा, और ये एंगल बढ़ा कितना, अब हो गया 90 डिग्री। मतलब ऐसे सिचुएशंस में अगर आप देखेंगे तो R बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ये सिचुएशन नंबर कितना है, सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इस सिचुएशन में जो I है इसी को हम IC से डिनोट करेंगे, और इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, अर्थात हिंदी में बोलें तो इसी को हम नाम देते हैं कौन सा कोण, क्रांतिक कोण का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं,
क्रांतिक कोण का नाम देते हैं। चलिए अब क्रांतिक कोण की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या है कि जब अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाए कि अपवर्तन कोण यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का हो जाए, तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे जो आई था अब हम इसको किसके नाम से जानेंगे, IC के नाम से जानेंगे, यानी कि क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, जब रिफ्रैक्शन एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए, विरल यानी कि डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, रेयरर टू डेंसर मीडियम में ना जाए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करें तो हमने क्रिटिकल एंगल आपको समझाया। क्रिटिकल एंगल आप समझ गए कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही कहते हैं, यानी कि आपतन कोण को ही क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। बशर्ते बात कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो R है, R का मतलब जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का। और ये तभी होगा जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। और किस सिचुएशन में, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी ये होगा। ठीक है, चलिए तीसरे डायग्राम पे आते हैं। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब तीसरे डायग्राम को बनाने के लिए आपको दूसरा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरे में थोड़ा सा कारीगरी करते हैं हम लोग, यानी कि मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्रिटिकल एंगल बोला, जिसपे R कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब सपोज दैट यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दें, यानी कि थोड़ा और इंक्रीज कर दें, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा। बट इस बार जो रिफ्रैक्शन हम बोल रहे हैं, अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, प्रकाश उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, यानी कि डेंसर से आई है और डेंसर में ही वापस चला गया। यानी कि अगर हम इंसिडेंस एंगल को, यानी कि आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा कर दें, तो जो प्रकाश होती है वो दूसरे माध्यम में ना जाके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसका डायग्राम हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, ये समझिए। यहाँ पे जहाँ पे टकरा है वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, अभिलंब। और अब ये प्रकाश की किरण जो हमने बढ़ाया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने इतना कर दिया, इस कंडीशन में जो I है इज ग्रेटर देन किसके है, IC के। ये सिचुएशन है, कंडीशन है। तो इस समय इधर का भी एंगल बढ़ेगा और इधर का एंगल बढ़ने पे प्रकाश की किरण वापस चलेगी और प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट गया। तो ये देखिए प्रकाश की किरण माध्यम में लौट गई। और इस समय अगर आप देखेंगे तो ये होगा, वापस चला गया, तो यहाँ पर I की सिचुएशन क्या हुई, ग्रेटर देन IC। और ये घटना क्या कहलाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR की घटना है। ठीक है, जब आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश, ठीक है, एक ही माध्यम से होके चले जाएं तो उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। और इस घटना के लिए ध्यान में रखने वाली बात, दो ही सिचुएशंस मैंने बताया कि जब क्रिटिकल कोण से भी ज़्यादा इंसिडेंस का एंगल कोण हो, यानी कि इंसिडेंस एंगल हो, यानी कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, और साथ ही साथ प्रकाश की किरण कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पता चलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये घटना रेनबो यानी कि जो इंद्रधनुष है उसमें भी होता है। आपको पता है रेनबो जो है उसमें कितने कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। और वो 7 रंग में एक तरीके से वो कैसे बढ़ जाता है, प्रकाश की किरण जब बूंद से, यानी कि जब बरसात होती है और उस समय धूप भी निकला होता है, तो प्रकाश की किरण बूंदों से होके जब जाती है तो बूंदों से उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आंखों के सामने रेनबो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो जो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के बनने की घटना है, इसमें ध्यान रखिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना जरूरी है। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको भी एक विशिष्ट एंगल पर खड़ा होना पड़ेगा। जब वो विशिष्ट एंगल पर खड़ा होगा तभी जाकर उसको रेनबो दिखता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आपने
आज क्या क्या पढ़ा, आज प्रिज्म का डिस्पर्सन पढ़ा या डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म, प्रकाश का विकिरण, ठीक है। और वहीं पे आपने दूसरी चीज क्या पढ़ी, एंगुलर डिस्पर्सन, साथ ही साथ डिस्पर्सिव पावर जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर के बाद आपने जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, यानी कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उससे रिलेटेड चीजें आपने पढ़ी। साथ ही साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं, रैले का नियम क्या है। रैले का नियम सिंपल सा एक ऑप्शन बना के दे देता है कि किस लिए यूज होता है, तो उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए यूज होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे के जो वीडियोज हैं यानी कि जो आगे के पॉइंट्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।